हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसके अंदर आपको साइको किलर देखने मिलेगा जो उन लड़कियों को टारगेट बनाता है जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओडेला द रेलवे स्टेशन मूवी के बारे में, जिसका हाल ही में सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ है जिसका नाम है ओडेला 2। ओडेला 1 जिसके अंदर हमें साइको किलर दिखाया गया है, वही ओडेला 2 में हमें उसी साइको किलर की आत्मा की कहानी को दिखाया गया है। यानी कि सेकेंड पार्ट जो वो पूरी तरह से हॉरर से भरा हुआ है। अब सेकेंड पार्ट से पहले हम जो वो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे और ओडेला 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडेला द रेलवे स्टेशन मूवी के बारे में। ओडेला द रेलवे स्टेशन ये मूवी जो वो 2022 में थिएटर में रिलीज हुई थी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से जिसका नाम होता है ओडेला, और उसी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पे हमें एक लड़की जिसके हाथ में एक इंसानी सर होता है उसे लेकर रेलवे ट्रैक से चलती हुई आ रही होती है। जो कोई भी उस मंजर को देखता है वो दंग रह जाता है कि एक खूबसूरत लड़की के हाथ में जो वो एक इंसानी सर है। यह मंजर जो वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। अब ये लड़की इस इंसानी सर को लेकर एक पुलिस स्टेशन के पास आ जाती है और पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे पुलिस वाले भी इस सीन को देखकर काफी घबरा जाते हैं। अब ये लड़की पुलिस स्टेशन में आकर लक्ष्मण नाम के एक पुलिस ऑफिसर के टेबल पे उस सर को रख देती है, जहाँ पे ये लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर जो वो इस लड़की से पूछता है कि ये किसका सर है और इसका शरीर कहाँ है। जहाँ पे ये लड़की पुलिस वालों को एक कुएं के पास ले जाती है और उस कुएं के अंदर एक इंसानी शरीर को रस्सी के सहारे जो वो उल्टा लटका दिया रहता है। अब ये पूरा मंजर देखकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस वाले उस बॉडी को जो वो कुएं से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। तभी वहां पे हमें आईपीएस अनुदीप को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में इस गांव में ट्रांसफर हुआ था। अब इसके बाद हमें फिल्म की कहानी जो वो 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें ओडेला नाम का एक गाँव दिखाया जाता है। अब उसी गाँव में राधा और तिरुपति नाम के एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तिरुपति और राधा की एक छोटी सी फैमिली होती है, जहाँ पे तिरुपति का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है चंदू, और वही उनकी एक कजिन होती है जिसकी शादी चंदू से होने वाली होती है। और ये लोग जात से धोबी होते हैं, यानी कि धोबी का काम करते हैं। अब वही राधा और तिरुपति के बगल में वेंकटेश और माधवी नाम के हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है। और वही आज रात वेंकटेश और माधवी की जो वो फर्स्ट नाइट होती है। अब उसी रात हमें विवेक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि विवेक जो वो माधवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता रहता है। अब यहाँ पे विवेक अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा अगर वो मेरी ना हुई तो। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तू खुद की जान लेने से अच्छा है तो उसकी जान ले ले। अब वही दूसरे दिन सुबह जो वह गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि माधवी की कल रात में जो वह किसी ने हत्या कर दी है। अब यहाँ पे गांव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं और वहां पे आईपीएस अनुदीप और कुछ पुलिस वाले जो वो मर्डर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ी सी पाइप के अंदर माधवी की डेड बॉडी होती है। और उसकी डेड बॉडी देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके साथ जो वो दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया है। अब यहाँ पे अनुदीप को पता चलता है कि माधवी और वेंकटेश की शादी जो वो हाल ही में हुई थी, जिसके बाद जो वो किसी ने माधवी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। माधवी के मौत के बाद जो वो पति वेंकटेश को जो वो बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। अब यहाँ पे अनुदीप जो वो घटनास्थल का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहाँ पे उसे एक पैरों का निशान मिलता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे उन्हें विवेक की लास्ट नाइट में कही गई बात पता चलती है और उसी बात के आधार पे जो वो विवेक को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले विवेक को जो वो अच्छा खासा धोने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने माधवी को क्यों मारा। तो यहाँ पे विवेक जो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं माधवी से प्यार करता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर जो होता है वो काफी हैवान होता है, उसे किसी भी तरह से इस केस को जो वो सॉल्व करना था। अब ये लक्ष्मण ऑफिसर जो वो विवेक को इतना मारता है कि जहाँ पे विवेक ना चाहते हुए भी यहाँ पे कबूल कर लेता है कि उसी ने माधवी को मारा है। लेकिन उसी वक्त आईएएस अनुदीप जो वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब जहाँ पे विवेक जो वो अनुदीप के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि सर आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, मेरा यकीन मानिए कि मैंने जो है माधवी को नहीं मारा। अब यहाँ पे अनुदीप जो वो बाकी पुलिस वालों से कहता है कि इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी यहाँ पे लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर जो वो अनुदीप से कहता है कि सर भले ही आपने एजुकेशन किया हो लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इसी ने मर्डर किया है। तो अब यहाँ पे अनुदीप जो वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि घटनास्थल पे हमें जो पैरों का निशान मिला है वो निशान जो वो 10 नंबर के पैरों का है और विवेक के पैरों का नंबर जो वो 8 है। उसी के साथ साथ जो वो बॉडी के ऊपर जो हमें सीमन मिले, उस सीमन के आधार पे जिस किसी ने भी दुष्कर्म किया है उसकी एज 30 साल से ऊपर है और जहाँ पे विवेक की एज जो वो 30 साल से कम है। तो सबूत तो यही कह रहे हैं कि विवेक जो वो यहाँ पे कातिल नहीं है। अब उसी वक्त जो वो पुलिस स्टेशन में एक फोन आ जाता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि गांव के अंदर जो वो एक और मर्डर हो चुका है।
अब पुलिस वाले जब घटनास्थल पे पहुंचते तब उन्हें पता चलता है कि इस लड़की की भी हाल ही में शादी हुई थी। अब यहाँ पे अनुदीप जो वो समझ जाता है कि इस हत्या के पीछे जो भी है वो एक साइको किलर है। अब वही अनुदीप जब वो रात में ही उसी घटनास्थल पे जाता है जहाँ पे उसे एक फोन मिलता है। अब वो उस फोन को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब उस फोन को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि रात में गलती से जो वो कैमरा ऑन हो चुका था। अब बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कातिल की शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कातिल की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, जहाँ पे वो उस लड़की से पूछ रहा था कि तुम्हारी हाल ही में शादी हुई है, तुम्हारी हाल ही में सुहागरात हुई है, तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, अगर ये सब चीजें तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे लड़की डरते हुए उससे सब कुछ बता देती है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या क्या किया। अब ये सुनने के बाद जो साइको किलर जो वो और भी ज्यादा उत्साही हो जाता है और वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ये सारी बातें जो वो मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अनुदीप पुलिस ऑफिसर जो वो काफी हैरान हो जाता है कि ये किस तरीके का साइको किलर है। अब उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चंदू अपने होने वाली वाइफ को नहाते हुए देखने के लिए जाता है और उसका वीडियो बना लेता है। अब हालांकि उसकी शादी जो वो चंदू से ही होने वाली होती है और वही चंदू का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है शंभू, जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो गांव-गांव जाकर हर किसी को उस मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्ड हुई आवाज सुना रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस आवाज को पहचान नहीं पाता। अब वहीं पे चंदू को यह आवाज सुनाई जाती है जहाँ पे चंदू इस आवाज को पहचान लेता है और कहता है कि ये आवाज शंभू की है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो शंभू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका वकील भी वहां पे आ जाता है जो कहता है कि जिस रात में मर्डर हुआ उस रात में शंभू जो वो गांव में नहीं था, वो बाजू वाले गांव में शादी के लिए गया हुआ था। अब इस बात पे जो वो पुलिस वालों को मजबूरन जो वो शंभू को भी छोड़ना पड़ता है। अब वो हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनुदीप और लक्ष्मण जो वो बात कर रहे होते हैं। अनुदीप लक्ष्मण से कहता है कि क्यों ना हम गाँव के सब लोगों का डीएनए टेस्ट कराए, सीमन तो हमारे पास मौजूद है ही और उस डीएनए टेस्ट के जरिए जो वो हमें कातिल का पता आसानी से लग सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे लक्ष्मण जो वो आईपीएस अनुदीप से कहता है कि सर ऐसा करने में हमें काफी वक्त चला जाएगा, हमने पहले ही एक डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था जिसका रिपोर्ट 1 महीने के बाद आया है। अब सोचिए कि गाँव के अंदर इतने सारे लोग हैं, इतने सबका अगर डीएनए टेस्ट हम कराएंगे तो सोचिए हमें कितना वक्त लगेगा। तो अब यहाँ पे अनुदीप आईपीएस ऑफिसर जो वो लक्ष्मण से कहता है कि गांव के अंदर टोटल 6000 लोग हैं, अगर उसमें से हम लेडीज को अगर निकाल देंगे और उसी के साथ साथ जिनके पैरों का साइज 10 है, सिर्फ उन लोगों का अगर हम लोग डीएनए टेस्ट कराएंगे तो हमें रिपोर्ट जो वो काफी जल्दी मिल सकता है। अब उसी के बाद पुलिस वाले जो वो हर एक गाँव वालों को बुलाकर उनका डीएनए टेस्ट कराने लगते हैं। तभी हमें गाँव के सरपंच को जो वो पुलिस स्टेशन में आते हुए देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन में आकर अपनी बेटी की शादी का न्योता जो है वो पुलिस वालों को दे देते हैं। अब यहाँ पे आईपीएस पुलिस ऑफिसर जो वो सरपंच से कहता है कि गांव के अंदर पहले से मर्डर हो रहे और यहाँ पे आप अपनी बेटी की शादी करा रहे, कुछ दिन रुकिए, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक आप अपनी बेटी की शादी को जो वो पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे सरपंच जो वो घमंड में होता है, वो पुलिस वालों की किसी भी बात को नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अभी ही कराऊंगा। अब यहाँ पे अनुदीप जो वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने 2 कांस्टेबल को जो वो सरपंच के घर भेज देता है ताकि उस लड़की के ऊपर जो वो नजर बनी रहे। अब यहाँ पे सरपंच की बेटी की जो वो शादी हो जाती है और उसकी सुहागरात भी हो जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो अनुदीप को कॉल करके बोल देते हैं कि सर यहाँ पे अब तक तो सब कुछ ठीक है। अब सुबह सुबह जो वो सरपंच की बेटी अपनी फ्रेंड को जो वो रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रही होती है। अब यहाँ पे 2 पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं। अब ये दोनों सहेली जो वो रेलवे स्टेशन के एक चेयर पे बैठे होते हैं और वही थोड़ी दूरी पे जो वो पुलिस वाले इन दोनों पे जो वो नजर बनाए रखे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन गुजरने के बाद जो वो पुलिस वाले देखते हैं कि वहां पे सरपंच की बेटी नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले जो वो तुरंत अनुदीप को कॉल करके बता देते हैं कि सरपंच की बेटी जो वो किडनैप हो चुकी है। तो अब यहाँ पे साइको किलर जो वो सरपंच की बेटी को ले जाकर एक खेत में फेंक देता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि कल तेरी शादी हुई थी, कल तेरी सुहागरात थी, तेरे हस्बैंड ने तेरे साथ क्या क्या किया। अब यहाँ पे सरपंच की बेटी ने जो वो इस कातिल को देख लिया और वो उसे पहचानती थी। वो उसे कहती है कि क्या तुम ही वो साइको किलर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन पहले तू ये बता कि कल तेरे हस्बैंड ने तेरे साथ क्या क्या किया। अगर तू ये सारी बातें मुझे बता देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे सरपंच की बेटी जो वो सब कुछ जो वो उसे बता देती है। अब यहाँ पे ये साइको किलर जो वो ज्यादा उत्साही हो जाता है और वो उस लड़की के साथ में दुष्कर्म कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी वहां पे आईपीएस अनुदीप आ जाता है और ये साइको किलर जो वो पुलिस वालों को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। अब उस साइको किलर के पीछे अनुदीप भी भागने लगता है, लेकिन साइको किलर जो वो इतना होशियार होता है कि वो कहीं पे गायब हो जाता है और अनुदीप के हाथ लगता है, जिसे वो साइको किलर समझकर उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। अब यहाँ पे चंदू को जो वो अच्छा खासा मारने के बाद चंदू कहता है कि सर जी मैंने कुछ नहीं किया है,
मैं तो बस अपने खेत में गया था और कुछ आवाज आई, इस वजह से मैं उस खेत में देखने के लिए चला गया, तब तक कि आपने मुझे पकड़ लिया। अब उसी वक्त सरपंच जो वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जो लक्ष्मण के हाथ में कुछ पैसा थमाते हुए कहता है कि इसे मेरे हवाले करो, इसने मेरी बेटी को मारा है और इसे मैं ही तड़पा कर मारूंगा। अब यहाँ पे लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर जो वो पैसों की ओर देखकर चंदू को जो वो सरपंच के हवाले छोड़ देता है। अब तभी आईपीएस अनुदीप जो वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जहाँ पे वो बाकी पुलिस ऑफिसर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि आपने एक मुजरिम को ऐसे ही किसी के हवाले कैसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे लक्ष्मण पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर जी, मेरी 3 बेटियां हैं और इस गवर्नमेंट की जॉब में मैं उन 3 बेटियों की शादी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ऊपर की कमाई की जरूरत होती है, इसलिए मैंने कुछ पैसों के लिए उसे सरपंच के हवाले कर दिया। तभी राधा और तिरुपति जो वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वो चंदू के बारे में पूछताछ करते हैं। तब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि चंदू पुलिस स्टेशन में नहीं है, उसे सरपंच ले गया है। अब यहाँ पे राधा और तिरुपति जो वो सरपंच के पास जाते हैं और उसके सामने भीख मांगने लगते हैं कि चंदू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे सरपंच कहता है कि टेंशन मत लो, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, उसने जिस तरीके से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है ठीक उसी तरह से उसे उतना ही तड़पा कर मारूंगा। अब यहाँ पे राधा और तिरुपति जो वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अब तभी दूसरी ओर जो वो गांव के अंदर जो वो एक लड़की का मर्डर हो जाता है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। अब इसके मर्डर के बाद जो वो पुलिस ऑफिसर जो वो सरपंच से कहता है कि चंदू जो वो इसका कातिल नहीं हो सकता, कातिल कोई और ही है। अब यहाँ पे सरपंच जो है चंदू को जो वो उसके घर छोड़ देता है और राधा के हाथ में कुछ पैसे रख रहा होता है, लेकिन राधा उसे कहते हैं कि ये पैसे आप ही रखिए, आपके नेक्स्ट इलेक्शन में काम आएंगे। यानी कि राधा जो होती है वो एक खुददार लड़की होती है। अब यहाँ पे सरपंच जो वो पुलिस वालों के ऊपर अच्छा खासा अपना गुस्सा दिखा देता है कि इतना छोटा सा गांव है और आपको एक कातिल पकड़ा नहीं जा रहा है। अब तभी हमें अनुदीप आईपीएस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहा होता है। यहाँ पे अनुदीप उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरा करियर का पहला ही केस है जिसे अभी तक मैं सॉल्व नहीं कर पाया और गाँव के अंदर एक के बाद एक जो वो मर्डर्स हो रहे। अब तभी यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जो वो उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इस केस को हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, मैं वहाँ पे आती हूँ और तुमसे शादी कर लेती हूँ। अब शादी होने के बाद वो साइको किलर जो वो मेरे पीछे तो जरूर पड़ेगा और उसके बाद तुम उसे पकड़ लेना। अब ये आइडिया जो वो अनुदीप को पसंद आता है। अब यहाँ पे अनुदीप जो वो उसी गांव के एक लोकल नेटवर्क में जाकर अपनी शादी का इनविटेशन जो वो पूरे गांव को दे देता है और यहीं पे वो उस साइको किलर को भी चैलेंज करता है कि तुम आ सको तो आ जाओ और मेरी बीवी को किडनैप करके दिखाओ। अब इसके बाद जो वो अनुदीप और उसकी गर्लफ्रेंड जो वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब वो घर आते हैं तभी वहाँ पे उन्हें साइको किलर का एक नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था कि शादी मुबारक और आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद हमें शंभू को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे आईपीएस पुलिस ऑफिसर की बीवी के फोटोज ले रहा होता है और वहाँ पे वो चंदू को फोन करके कहता है कि भाई आईपीएस पुलिस ऑफिसर की बीवी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन चंदू को उसके बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसका फोन काट देता है। अब वही हमें रात में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चंदू, शंभू और तिरुपति जो वो एक साथ दारू पीने के लिए बैठे होते हैं और तभी शंभू इन दोनों से कहता है कि मैंने आईपीएस पुलिस ऑफिसर की बीवी को देखा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब उसके बाद राधा जब वो आधी रात में पानी पीने के लिए उठ जाती है, वो जब पानी पी रही होती है तभी ऊपर से एक बक्सा जो वो नीचे गिर जाता है चूहे की वजह से। वो उस बक्से को खोलती है जिसके अंदर होती है ब्रा। राधा ये सारी ब्रा चेक करती है और वो कहती है कि ये तो मेरी नहीं है, लेकिन उसी ब्रा के नीचे जो वो कुछ अंगूठियां होती है जिन्हें वो देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये अंगूठी तो शायद उन लड़कियों की है जिनका हाल ही में मर्डर हुआ है। अब वो उस अंगूठी को लेती है और सरपंच के घर जाते हैं जहाँ पे वो सरपंच से पूछते हैं कि क्या ये अंगूठी आपकी बेटी की है। तो यहाँ पे सरपंच कहता है कि हाँ ये मेरी ही अंगूठी है, हाँ ये मेरी बेटी की अंगूठी है। उसके बाद राधा जो है वो माधवी के घर जाती है और माधवी के पेरेंट्स को दिखाती है कि क्या ये अंगूठी माधवी की है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ये माधवी की है। इसके बाद राधा जो वो सब कुछ समझ जाती है और यहाँ पे वो घर आ जाती है जहाँ पे वो देखती है कि तिरुपति और चंदू दोनों भी घर के अंदर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद राधा जो वो चंदू और तिरुपति को कॉल करने लगती है, लेकिन ये दोनों भी उसका फोन नहीं उठाते। अब तभी राधा को याद आता है कि हाल ही में आईपीएस पुलिस ऑफिसर की नई नई शादी हुई है, तो हो सकता है उसकी बीवी की जान जो वो खतरे में हो। और तभी हमें आईपीएस पुलिस ऑफिसर के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे तिरुपति उस घर में आ जाता है और यहाँ पे अनुदीप आईपीएस उसे कहता है कि घर के अंदर कुछ कपड़े पड़े, उन्हें धोने के लिए लेकर जाओ। और तभी राधा जो वो आईपीएस पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि सर आपकी बीवी जो वो कमरे में है या नहीं देखिए, क्योंकि इन सबका कातिल जो वो तिरुपति ही है। अब यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर जो वो उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि तिरुपति अभी थोड़ी देर पहले ही उसके घर के अंदर गया है। वो भागते हुए घर के अंदर जाता है, जाके बेडरूम में देखता है तो वहां पे उसकी बीवी नहीं होती है। इसका मतलब कि तिरुपति जो वो कपड़ों में गुंडाल कर आईपीएस पुलिस ऑफिसर की बीवी को उठा ले जाता है।
अब उसके बाद राधा जो वो तिरुपति को ढूंढने लग जाती है। हर जगह ढूंढने के बाद एक कुएं के पास आकर वो खड़ी हो जाती है। तब वहां पे देखती है कि कुएं के अंदर तिरुपति उस पुलिस ऑफिसर की बीवी को लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पे राधा जो वो तिरुपति को आवाज लगाती है, उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब ये तिरुपति जो वो उसी वक्त कुएं से बाहर आता है और राधा से कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके बाद हमें जो वो फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राधा और तिरुपति की शादी हुई होती है। अब इन दोनों की जो वो फर्स्ट नाइट होती है, जहाँ पे तिरुपति जो वो राधा के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, तब राधा उससे कहती है कि क्या तुम नहाई नहीं हो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। इस तरीके से राधा जो वो तिरुपति को जो वो अंडर एस्टिमेट कर देती है। इसी अंडर एस्टिमेट की वजह से तिरुपति जो वो राधा के पास दोबारा कभी जा ही नहीं पाता और शादी के ऐसे ही 10 साल होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होता। जब भी वो राधा के पास जाने की कोशिश करता है, उसके हाथ पैर कांपने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो नामर्द तो नहीं है। अब इसी बीच एक दिन जब वो रात में घर के बाहर टहल रहा होता है, तभी उसे वेंकटेश और माधवी की सुहागरात की जो वो आवाज़ें आने लगती है। जहाँ पे वो खिड़की से झाँककर देखने लगता है, वहाँ पे माधवी और वेंकटेश जो वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद जो वो तिरुपति के अंदर भी इच्छा जागने लगती है कि उसे भी ऐसा कुछ करना है और इसी के बाद जो वो ये सिलसिला शुरू होता है। अब ये सारी बातें जो वो राधा को बता देता है और कहता है कि ये सब कुछ जो वो तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था। अब ये कहकर वो कुएं के अंदर जा रहा होता है, तभी वहाँ पे राधा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तिरुपति जो वो राधा को अच्छा खासा मारता है और उसके बाद कुएं के अंदर जाता है। अब यहाँ पे राधा जो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहीं पे पड़े एक हथियार से वो सीधा कुएं में कूद जाती है और जहाँ पे वो तिरुपति के सर के ऊपर हमला कर देती है और उसका सर जो वो धड़ से अलग कर देती है। अब राधा जो वो उसी सर को लेकर रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन आ जाती है और ये वही सीन होता है जो हमें फिल्म की कहानी में शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि राधा ने ही तिरुपति को मारा था क्योंकि तिरुपति वो साइको किलर था। अब इसके बाद जो यहाँ पे ये फिल्म की कहानी जो वो खत्म हो जाती है। अब ओडिला 2 मूवी की कहानी जो वो इसी सीन से शुरू हो जाती है। मैं बहुत ही जल्द ओडिला पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन भी अपने वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।